हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 36। आज हम सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ने जा रहे हैं और यह कार्यपत्रक 26 सितंबर 2020 के लिए है। निर्धनता एक चुनौती के भाग 1 और भाग 2 को हम पहले ही हल कर चुके हैं। आज हम इसका भाग 3 हल करने जा रहे हैं। तो बिना विलंब किए देख लेते हैं आज हमें क्या दिया गया है। निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। यानी कि निर्धनता को समाप्त करना भारत का एक बहुत मुख्य उद्देश्य रहा है। सरकार द्वारा इसके लिए 2 प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सरकार ने 2 कार्यक्रम चलाए, कौन कौन से। पहला, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो ये 2 कार्यक्रम है जो सरकार निर्धनता को समाप्त करने के लिए चला रही है। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। आगे देख लेते हैं इसके बारे में और हमें क्या बताया गया है। 1980 के दशक के प्रारंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो ये बात आप समझे कि देश के आजाद होने के बाद से लेके 1980 तक, यानी कि जब 30 से 33 साल बीत गए थे, पर इस बीच में हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें कोई वृद्धि या परिवर्तन नहीं हुआ। 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही थी। मतलब आप ये कह सकते हो कि इन 30 सालों में 1950 से लेके 1980 तक हमारे देश की जो विकास दर थी, डेवलपमेंट थी, वो इतनी स्लो थी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हमारे देश की हालत जस की तस बनी हुई थी, कोई बदलाव नहीं आ रहा था। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी और 1980 के बाद हमारे देश की जो डेवलपमेंट थी वो बहुत तेजी से होनी शुरू हुई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारी विकास की जो दर थी शुरू में, वो देश के आजाद होने के बाद शुरू में बहुत स्लो थी 30 सालों तक, लेकिन उसके बाद वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, जिसने हमारे देश को आज के टाइम में डेवलप करने के लिए, जो हम कह सकते हैं कि उसका सारा क्रेडिट किसको जाता है, तो 1980 के बाद से जो डेवलपमेंट शुरू हुई है, सारा क्रेडिट जो है उसी को जाता है। आर्थिक समृद्धि, विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो तरीका है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना, इसके द्वारा निर्धनता को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। आर्थिक समृद्धि मतलब होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी इंडिविजुअल फैमिली है उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपनी फैमिली की कंडीशन को आगे बढ़ाएं। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम गरीब हैं कोई बात नहीं, पर हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनको ज्ञान दें, उनको पढ़ाएं, ताकि कल को भविष्य में ये अच्छे काम करें, ज्यादा पैसे अर्न करें और इनको उन गरीबी का, उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जो उनके माता पिता ने किया। तो माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी निर्धन रहें और इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति आने वाले भविष्य में सुधर सके और उनके परिवार का भविष्य बेहतर हो सके। आगे देख लेते हैं लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम क्या है। तो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 यानी कि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका अर्थ होता क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, गांव में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कुछ ऐसे मजदूर होते हैं और गरीब किसान होते हैं जिनके पास अपनी स्वयं की जमीन नहीं होती है कृषि करने के लिए, और वो दूसरों की जमीनों पर खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, बदले में उनको मजदूरी मिलती है और इतनी कम मजदूरी मिलती है जिससे कि उनके घर का खर्च नहीं चल पाता है। साथ ही आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान होते हैं उनका क्या होता है, उनको 3 महीने फसल उगती है और बाकी 6 महीने उनको कोई काम ही नहीं होता, वो बैठे रहते हैं। फिर 3 महीने फसल उगती है तो उनका काम क्या होता है, पूरे साल में कुछ महीनों का होता है, बाकी महीने तो वो फ्री रहते हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मजदूर है इनको तो काम ही नहीं मिलता, 2 महीने इनको काम मिलेगा और बाकी पूरे साल ये फ्री रहेंगे, तो कैसे कर चलेगा इनका घर। तो ऐसी सिचुएशन में मनरेगा शुरू किया गया है सरकार द्वारा, एक कार्यक्रम है जिसमें क्या होता है, जो गांव में रहने वाले मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं होता तो सरकार उनको काम देती है, ठीक है, और सरकार उनको काम देती है, उनसे काम करवाती है और बदले में उन्हें पैसे देती है। तो 100 दिन यानी कि मिनिमम 100 डे जो है वो सरकार उनको काम देती है ताकि उनका घर चल सके और कोई भी निर्धन ना रहे, ठीक है। तो उसी को मनरेगा कहा जाता है। मनरेगा एक कार्यक्रम है जिसमें गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को सरकार द्वारा काम दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी हैं। इसमें होता क्या है, मनरेगा के द्वारा लोगों की भी मदद हो जाती है और सरकार इन मजदूरों से वो काम भी करवा लेती है जिससे कि भविष्य में आने वाली समस्याएं जो उत्पन्न होने वाली है वो ना हो, जैसे कि वन कटाई, सूखा, मिट्टी का कटाव, ये जो चीजें होती हैं इसको रोकने के लिए सरकार क्या करती है, मनरेगा में मजदूरों से क्या करवाती है, जैसे सड़क बनवा लेती है, कोई जंगल है तो वहां पे पेड़ लगवाना है, उनकी रक्षा करनी है, तो इस तरह की चीजें सरकार जो है वो मनरेगा में मजदूरों से करवा लेती है। मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाता है। यानी मनरेगा में जितने लोगों को रोजगार दिया जाता है, काम दिया जाता है, उसमें 1/3 भाग जो होता है वो किसको दिया जाता है, काम महिलाओं को दिया जाता है। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपए 168 से लेकर यानी 168 से लेकर 281 प्रतिदिन तक तय की गई है। यानी कि क्या होता है, मजदूरों को कुछ 168 से लेकर 281 रुपए तक प्रतिदिन की इनकम दी जाती है। प्रतिदिन मतलब हर, जैसे आपको पता है ना, मजदूरी एक दिन की मजदूरी उसी दिन मिल जाती है। तो जैसे उनको काम आता है, जिसको पूरा काम आता है उसको 281 मिलती होगी, जिसको नहीं आता उसको 168, इस तरीके से 168 से लेकर 281 के बीच में इसकी कीमत, एक दिन की जो मजदूरी है वो तय की गई है मनरेगा में। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। यानी कि होगा क्या कि जो मजदूर होगा वो अपना फॉर्म फिल करेगा और फॉर्म फिल करने के बाद उसको 15 दिन के अंदर सरकार मनरेगा के तहत काम देगी। और यदि 15 दिन के अंदर सरकार उनको काम नहीं दे पाई किसी कारणवश, तो सरकार को उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यानी कि काम करने के बदले उनको अनाज भी दिया जाता है उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए। ये काम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है। जो अकुशल शारीरिक काम यानी कि कोई कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। और कुछ ऐसी मजदूरी होती है जो कोई भी कर सकता है। तो जो कोई भी काम कर सकता है, इसमें क्या होता है कि इनको पैसे के सिवा बदले में अनाज भी दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। तो 1993 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना कहा जाता है और इसका उद्देश्य यह है कि छोटे शहरों में जो शिक्षित लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता तो वो बेरोजगार हैं। सरकार उनकी मदद करने के लिए क्या बोलती है सरकार उनको कि तुम अपना खुद का काम शुरू करो और यदि आप अपना स्वयं का काम शुरू करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे। कैसे? सरकार उनको लोन प्रोवाइड करती है और वो सरकार से लोन लेके उन पैसों का इस्तेमाल करके अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 1995 में शुरू किए गए एक ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। तो 1995 में जो शुरू किया गया था इसका काम क्या है? स्वरोजगार सृजित करना। स्वरोजगार यानी कि अपना खुद का काम शुरू करना, अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना, उसे स्वरोजगार बोलते हैं।
स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है। तो ये क्या है, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में शुरू किया गया था। और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि गांव में जो पहले से निर्धन लोग हैं और जिनको सरकार से सहायता मिल रही है किसी न किसी रूप में, उनको बैंक क्या करती है, ऋण देती है, यानी कि क्या देती है, उधार देती है। ठीक है, तो बैंक उनको लोन देती है ताकि उस लोन को लेके वो अपना कोई बहुत छोटा मोटा काम भी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि उनकी इतनी आमदनी हो सके कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके। और एक बार मनुष्य गरीबी रेखा से ऊपर आ जाता है तो वो अपने लिए अवसर खुद ही तलाश लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार इनकी सहायता करती है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जो प्रत्येक राज्य होते हैं, उन राज्यों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ पैसे देती है, और उन पैसों का इस्तेमाल करके जो सरकार होती है उस राज्य की, वो वहां के निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को कुछ सुविधाएं देती है। क्या क्या सुविधाएं देती है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, यानी कि उनके लिए फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन करती है। ग्रामीण आश्रय, यानी कि जो बहुत गरीब हैं उनको रहने के लिए, घर बनाने के लिए पैसे देती है या उनको छोटे छोटे घर बना के देती है। ग्रामीण पेयजल, यानी गांव में साफ पानी की उपलब्धता करवाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव में किसानों को बिजली उपलब्ध करवाती है कम से कम मूल्य पे। और उनके लिए प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्राथमिक स्कूल बनवाए जाते हैं। और मूल सुविधाएं जैसे नाली बनवाना, सड़कें बनवाना, इस तरह की सारी चीजें जो होती हैं वो राज्य सरकार वहां के रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए करती है। उसके बाद है अत्ययोदन अन्न योजना, अत्यंत निर्धनों के लिए चलाई गई योजना है। इसमें क्या होता है, अत्ययोदन में जो बहुत पुअर लोग होते हैं उनको सरकार अनाज देती है ताकि उनको वो मतलब उन अनाज को खा के जी सके। तो इस तरीके से सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है जिससे गरीबों की सहायता कर सके और उनको गरीबी रेखा से ऊपर ला सके। अब देखते हैं भावी चुनौतियां। चुनौतियां मतलब होती हैं, एक तो ये होता है कि हमें सरकार जो हमारी चाहती है कि वो निर्धनता को समाप्त करे और निर्धनता को समाप्त करके देश को उच्च स्तर पे लेकर आए। और भावी चुनौतियों का मतलब होता है इस कार्यक्रम को करने में क्या क्या समस्याएं आती है, उनको चुनौतियां बोलते हैं। तो भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये सारे कार्यक्रम चलाने से फायदा तो बहुत सारा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफी पिछड़े हुए थे, अब वो काफी ऊपर आ रहे हैं, पर इसमें कई सारी चुनौतियां भी आती हैं, वो कि आप देख सकते हो। आपने देखा ना, पहले के टाइम में सुविधाएं बहुत कम होती थी, बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती थी जिनके पास टीवी होता था, सेलफोन होता था। और अभी आप देखते हो मोस्टली जो पुअर फैमिलीज होती हैं उनके पास भी सेलफोन होता है, फैन होता है, टीवी होती है, ये सुविधाएं होती हैं। तो क्योंकि अब जो लोग हैं वो निर्धनता रेखा से धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, पर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जो आज भी निर्धन हैं। तो चुनौतियां देख लेते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। यानी कि आप देखोगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में ये जो निर्धनता है ये अलग अलग है। ठीक है, कहीं पर ज्यादा निर्धन लोग पाए जाते हैं और कहीं पर कम निर्धन लोग पाए जाते हैं। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि यानी विकास, सभी के लिए निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि गांव हो या शहर हो, सभी क्षेत्रों में एक समान बढ़ोतरी हो, सभी जगह पे निर्धनता समाप्त हो, तो सबसे पहले निर्धन लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्या क्या उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए करना पड़ेगा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्राइमरी जो शिक्षा है, 1st to 5th की जो एजुकेशन है वो फ्री में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसको हमें कंट्रोल करना है। जनसंख्या कम होगी तभी ये संभव हो पाएगा। उसके बाद है
महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण, यानी कि बहुत सारे वर्ग आज भी हैं जो महिलाओं को शिक्षित नहीं करते हैं और उनको कमजोर समझते हैं, उन्हें काम नहीं करने देते, उन्हें आगे नहीं आने देते हैं। तो महिलाओं और जो पिछड़े वर्ग हैं उन सभी को आगे लाने की आवश्यकता है, उनको शिक्षित करके उनको भी डेवलप करके उनको भी उनका भी विकास आवश्यक है, तो उनको विकास किया जाना चाहिए। निर्धनता का अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो, यानी कि जो जीवन निर्वाह हम करते हैं, हमारा सबसे बेसिक जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, वो क्या होती है? मूल आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य की होती है, रोटी यानी कि खाना और कपड़ा, ठीक है, और उसके बाद आश्रय यानी कि रहने के लिए घर। ये तीन चीज पहले मूल आवश्यकता होती है। जब ये पूरी हो जाती है उसके बाद इंसान क्या इसके सिवा क्या चाहता है? सुरक्षित पेयजल, उसके बाद शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो हमारी जो मूल आवश्यकता है उसको पूरा करना है, और उसके बाद जो हमारे जीवन का स्तर है उस स्तर को ऊंचा करना है, ताकि हमारे देश के सभी लोग, मतलब हमारे देश के सभी निर्धन लोगों का जीवन स्तर है उसको ऊपर लेकर आना है, ताकि वो डेवलप कर सके, वो विकास कर सके। आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य की सुविधा, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास, सम्मान है? यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो निर्धन तो हैं पर उनके पास खाने के लिए अनाज है और वो इतना कमा लेते हैं कि वो खा सकें, पर क्या उनके पास ये सुविधाएं हैं? क्या उनके पास वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं? क्या उनके पास रहने के लिए अच्छे घर हैं, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, यानी कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाती हैं, रोजगार की सुरक्षा, क्या उनको ऐसा कोई काम मिलता है कि वो खुद को सुरक्षित समझे, उनका काम चलता रहेगा? रोजगार की सुरक्षा का मतलब आज काम है कल काम नहीं है, उसको बोलते हैं असुरक्षित रोजगार। और सुरक्षित रोजगार वो होता है कि उनको पता होता है रोजगारों मजदूरों को कि हाँ हमारे पास काम है और ये काम हमारे पास हमेशा रहेगा। तो रोजगार की सुरक्षा, उनके अंदर आत्मविश्वास और सम्मान, ये सारी चीजें भी चाहिए होती हैं। क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? यानी कि हमारे देश में लोगों को जाति और लिंग के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है, धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है, लड़की और लड़के के नाम पे भेदभाव किया जाता है कि लड़की को काम नहीं करने देना, लड़की को शिक्षित नहीं करना। तो इस तरीके से हमारे देश में लिंग को लेके और हमारे देश में जाति को लेके कई तरह की भेदभाव किए जाते हैं। तो क्या ये लोग इन भेदभावों से मुक्त हैं? विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है, इसलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। सभी को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता मतलब लड़के और लड़की, पुरुषों और महिलाओं को समान वैल्यू देना, आदि जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे देश से हमारे लक्ष्य होंगे। तो ये हमारे लक्ष्य हैं कि हमें सिर्फ लोगों को अच्छा फूड नहीं प्रोवाइड करना, उनको खाने के साथ साथ उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करना, उनके लिए घर का प्रबंध करना, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, रोजगार की सुरक्षा देना, उनका आत्मविश्वास को डेवलप करना, उनको सम्मान भी देना, ये नहीं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, सभी निर्धनों को उनका सम्मान देना, और जो लैंगिक असमानता हमारे देश में है इसको खत्म करना, और महिलाओं और पुरुषों को एक जैसा अधिकार देना। तो ये जो है ये सारी हमारी चुनौतियां हैं जिसको पार करके हमारे देश को एक दिन विकासशील देश से विकसित देश में परिवर्तित होना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के प्रश्नों की। तो आज हमसे पूछे गए हैं प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन दो प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? नंबर 2, आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? नंबर 3, मनरेगा कार्यक्रम में क्या क्या उद्देश्य हैं? नंबर 4, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं? नंबर 5, आपके विचार में निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं? और नंबर 6, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों? तो ये है आज के हमारे सभी प्रश्न, और अब हम सॉल्व करेंगे इनके उत्तर। उससे पहले सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर इस प्रकार हैं। आज का पहला प्रश्न है, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन दो प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? उत्तर है, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्न दो प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। नंबर 1, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। नंबर 2, लक्षित निर्धनता निरोगी कार्यक्रम। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की।
आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? उत्तर है आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। जैसे ये शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तो निर्धनता स्वतः ही कम होनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 की। मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो इसका उत्तर है मनरेगा कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मजदूरों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। नंबर 2, सूखा, वन कटाई और एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय करना। नंबर 3, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करना। नंबर 4, विभिन्न राज्यों के अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी तय करना। नंबर 5, कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को आवेदन के बाद 15 दिन के भीतर यदि रोजगार प्राप्त नहीं कराया गया तो बेरोजगारी भत्ता देना। ये है मनरेगा के उद्देश्य। इस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी मनरेगा के तहत सतत विकास द्वारा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। तो ये उद्देश्य है मनरेगा का। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 4 की। युवाओं के लिए रोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं? तो युवाओं को स्वरोजगार योजना से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। नंबर 1, युवाओं को लघु व्यवसाय और उद्योग आरंभ करने में सहायता मिलेगी। नंबर 2, इसके माध्यम से वे स्वयं के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। नंबर 3, शिक्षित लोगों की बेरोजगारी में कमी आएगी। नंबर 4, उद्यमिता की भावना का विकास होगा। और नंबर 5, व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर सेवाएं प्रदान करना। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 4 के उत्तर। अब हम बात करते हैं हमारे आज के 5वें प्रश्न की। आपके विचार में निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं? तो निर्धनता दूर करने के लिए निम्नलिखित काम किए जा सकते हैं। नंबर 1, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। 2, जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना। नंबर 3, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना और उन्हें समानता का दर्जा देना। नंबर 4, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजनाएं बनाना। और आज का अंतिम पॉइंट है श्रमिक वर्गों के लिए नियमित रोजगार उपलब्ध कराना। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों? तो भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य कई आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य के लिए मात्र भोजन ही आवश्यक नहीं, वरन विकास के लिए विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास, सम्मान तथा समानता आदि। एक व्यक्ति के लिए भोजन से भी महत्वपूर्ण सम्मानपूर्वक जीवन यापन करना होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको एक समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये थे हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं और हमसे ज़रूर पूछें। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम कभी भी आपको क्वेश्चन आंसर देने में ज़्यादा फोकस नहीं करते, बल्कि हम क्वेश्चन आंसर देने के साथ साथ आपको नॉलेज देने पर भी फोकस करते हैं। हमारे चैनल की किसी भी वीडियो में आप देखेंगे कि हम आपको सीधा आंसर्स नहीं लिखवाते। हम आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं और हम आपको क्वेश्चन के आंसर्स उसी बिल्कुल वैसे ही लिखवाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको हाईएस्ट स्कोर मिल सके। जो आंसर मुझे लगता है कि इस आंसर में पॉइंट में आंसर देना है, वो आंसर मैं हमेशा पॉइंट्स में लिखवाती हूँ। जिस आंसर में मुझे लगता है कि इसे फ्लो में आंसर लिखना है, उसे मैं फ्लो में लिखवाती हूँ। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे पता है कि मुझे किस तरह के आंसर देने हैं बच्चों को, जिससे बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कोर मिल सके, कम से कम लिखने पर ज़्यादा से ज़्यादा और अट्रैक्टिव आंसर हो सके, जिससे कि आपको अच्छा स्कोर मिल सके। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बेहतर दूँ और अच्छा दूँ, बेशक थोड़ा सा लेट दूँ, पर हमारी सभी वीडियोज़ जो होती हैं वो एक दिन पहले अपलोड कर दी जाती हैं। सभी बच्चों को पता है, जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये बात पता चलेगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारी सारी वीडियोस एक दिन पहले अपलोड कर दी जाती हैं और कभी कभी 2 दिन पहले भी अपलोड कर दी जाती हैं।
तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और पूरी तरीके से स्वस्थ रहिए और आजकल की फैली हुई बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सभी बच्चों का जीवन, आप सभी बच्चों की शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ही हमारे देश का भविष्य हैं और हमारे देश का कल है। तो आपका सुरक्षित होना अति आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।